कहिए जी वेलकम टू इंडिया। स्वागत है आप बिहार में। सर नेपाल गए सर, क्या हुआ 2 दिन का वहाँ? कैसी यात्रा रही? नेपाल तो मूलतः हम गए थे नेपाली कांग्रेस के निमंत्रण पर। उनका कल 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसके उद्घाटन सत्र में भाग लेने गए थे। लेकिन वहाँ का जब कार्यक्रम बना तो काफ़ी वहाँ के महत्वपूर्ण नेताओं से, विभिन्न दल के नेताओं से मिलने का मौका मिला। नेपाल के राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, पूर्व प्रधानमंत्री और जो यूनाइटेड माओइस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री प्रचंड जी से भी मुलाकात हुई और हिमालय के नेता माधव नेपाली जी से बातचीत हुई। उसके अलावा अन्य लोगों से भी मिलने का मौका मिला। पूर्व प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का मौका मिला, कोइराला परिवार के लोगों से भी मिलने का अवसर मिला, नेपाली कांग्रेस के नेताओं से, मधेसी नेताओं से, सब लोगों से मिलने का अवसर मिला। और वहाँ कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जहाँ मधेसी नेताओं से, जो तराई के विभिन्न दलों के नेताओं से मिलने का मौका मिला, उन्होंने अपनी बात बताई। कुछ भी उनका आंदोलन है मूलतः जो कई प्रांतों का गठन हो रहा, उसके सीमांकन को लेकर है। और दूसरी बात है कि कई जो उन्हें अधिकार अंतरिम संविधान में मिले हुए थे, उन अधिकारों को भी डाइल्यूट किया गया है। तो इसको लेकर वे इरिटेटेड। और प्रधानमंत्री जी से जब बातचीत हुई और अन्य नेताओं से जब बातचीत हुई तो हमने कई मसलों पर बात की और संपूर्ण भारत की शुभकामना नेपाल के साथ है और नेपाल की तरक्की हर हिंदुस्तानी चाहता है। नेपाल में लोकतंत्र मजबूत हो, किसी की कामना है। और बिहार के भी कुछ जो मसले हैं और भारत के मसले हैं, बिहार के भी, उनके ऊपर भी चर्चा हुई। और ख़ास तौर से जो वहाँ बहुत दिनों से जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस बना है सप्तकोशी संघकोशी के लिए, उसका जो प्रारंभिक अध्ययन हो रहा है, उन विषयों पर भी बातचीत हुई कि नेपाल में हाई डैम बने। और मैंने वहाँ के तमाम नेताओं से बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया कि नेपाल में बहुत संभावना है जल विद्युत की, हाइडल पावर की, और करीब 1 लाख मेगावाट की का उनका पोटेंशियल है, उसकी क्षमता है। इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो नेपाल की बड़ी आर्थिक तरक्की होगी और शायद ये साउथ एशिया का सबसे धनी देश बन जाए। और भूटान का भी सब लोगों के सामने हमने उदाहरण रखा कि उनकी क्षमता 20,000 मेगावाट हाइडल पावर की है और हाइडल पावर के जरिए वहाँ की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, वहाँ की आमदनी बढ़ी है और आर्थिक तरक्की हुई है। अगर नेपाल के लोग इस बात पर मन बनाएं तो वहाँ के हाइडल पावर पोटेंशियल का इस्तेमाल हो सकता है। और जब हाइडल पावर के पोटेंशियल पर ध्यान देंगे तो स्वाभाविक है बाढ़ को भी मॉडरेट किया जा सकता है। फ्लड पर तो पूरे तौर पर उसको रोका नहीं जा सकता है, जिसको कहते हैं फ्लड कंट्रोल, क्योंकि ये कुदरती चीज़ है। लेकिन हम कई उपाय से उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं और हाइडल पावर के जरिए ये दोनों काम हो सकता है। और इसमें नेपाल की आर्थिक उन्नति होगी, पावर जो भी जनरेट होगा नेपाल की अपनी ज़रूरत की पूर्ति तो होगी ही। आज नेपाल में बिजली की स्थिति ठीक नहीं रहती है, काफ़ी लोड शेडिंग है बिजली की कमी के कारण। तो एक तो उनके यहाँ बिजली की कमी नहीं रहेगी और उनके पास जो सरप्लस बिजली होगी वो भारत के पास बिजली की ज़रूरत बढ़ती ही जाएगी, तो वो भारत उसको खरीद भी सकता है। तो इस प्रकार से उनके यहाँ जो जल विद्युत की क्षमता है
उसका इस्तेमाल करना चाहिए, इस बात पर हमने जोर दिया। और जो हम लोगों के बीच में डैम आदि को लेकर के जो अध्ययन चल रहा है उसके बारे में भी चर्चा हुई। परस्पर सहयोग होना चाहिए, इससे दोनों मुल्कों का फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा नेपाल को होगा, उनके यहाँ औद्योगिकरण भी होगा, वहाँ के कृषि में भी उत्पादकता और बढ़ेगी, उनकी तरक्की होगी, वहाँ खुशहाली आएगी, विषयों पर चर्चा हुई। और जहाँ तक जो मधेसी लोगों की मांग है तो ये मसला स्वाभाविक है कि नेपाल के साथ एक अंतरंग संबंध है, भावनात्मक संबंध है, बेटी रोटी का रिश्ता है। तो हर हिंदुस्तानी ये चाहता है कि नेपाल तरक्की करे, वो अपनी समस्याओं का समाधान करे। और मैं समझता हूँ जो हमारी सभी नेताओं से बातचीत हुई है, नेपाल का नेतृत्व सक्षम है कि अपने अंदरूनी मसलों का वो समाधान करेगा। और भारत तो हर प्रकार से नेपाल को आगे बढ़ने में सहयोग करने पर हमेशा तत्पर है। सजेस्ट भी करेंगे क्या सर? भाषण दिया सर रिलीज के बाद जेएनयू में, प्रधानमंत्री को भी ललकारा उन्होंने। देखिए, मुझको खुद तो भाषण सुनने का मौका नहीं लग सका, मेरा जो शेड्यूल था अपने हिसाब से, लेकिन जो समाचार पत्रों में उसकी रिपोर्ट आई है, बहुत प्रभावकारी भाषण उन्होंने दिया है। और एक छात्र नेता को जिस प्रकार से परेशान करने की कोशिश की गई है, और हम लोग तो लगातार कहते थे कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रमाण क्या है? और जो कुछ भी कन्हैया जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि हम भारत से आज़ादी की नहीं लेकिन भारत में आज़ादी की बात करते हैं और मांग करते हैं, बिल्कुल सही है। भूखमरी से आज़ादी होनी चाहिए, कई प्रकार की जो समस्याएं हैं यहाँ गरीबी से होनी चाहिए, जो असहिष्णुता है उससे आज़ादी होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों से पूंजीवाद से छुटकारा मिलना चाहिए। तो अपना विचार उन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से रखा है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी नई पीढ़ी में बहुत क्षमता है और ऐसे जो होनहार छात्र और युवा आगे आएंगे तो देश में लोकतंत्र की जड़ और मजबूत होगी। जो अपने वायदे को निभा नहीं पा रहे हैं, जैसा आपने देखा कि चुनाव में जो वायदे किए गए, काला धन लाएंगे, अब तो काला धन वालों का धन सफ़ेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई गई। और किसी के अच्छे दिन तो नहीं, लेकिन काला धन वालों के अच्छे दिन ज़रूर आ गए इस बजट के बाद से। तो जहां अपने वायदों को पूरा नहीं कर रहे, युवाओं में जो एक एस्पिरेशन है, उनकी जो आकांक्षा है, उसको उन्होंने खूब उभारा था चुनाव के दौरान 2014 में। आज युवाओं के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, विकास के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे। किसानों को जो वादा किया था कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे, बात ये किसान की कर रहे हैं, लेकिन किसान की आमदनी बढ़ेगी कैसे? दुगना होने की बात कर रहे हैं 2022 तक, 2019 तक इनका टेनियर है, तो फिर सब्जबाग दिखा रहे हैं। तो इस तरह का जहां वातावरण हो, वैसी स्थिति में जो एक असंतोष पनप रहा पूरे देश में, उसको दबाने के लिए अब ये नया शगुफा इन्होंने देशभक्ति का छोड़ा। और ये बात साबित होती है कन्हैया जी के भाषण से, जो उन पर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं, उनकी तुलना में ज़्यादा देशभक्त हैं। तो इसलिए मैं उनको पूरी अपनी शुभकामना देता हूं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी शुभकामना देता हूं। इन्होंने इस पूरे अभियान में और पूरा जो एक दौर चला है और आगे भी ये चलने वाला है, इसमें एक होनहार युवा नेता उभर कर सामने आया है। मेरी पूरी शुभकामना। और ऐसे विचारों को बल मिलेगा जो ये समझते हैं कि आज विचार के बल पर वो दबा देंगे लोगों की बात और समाज को बांटेंगे। पहले लव जिहाद, फिर घर वापसी, फिर गौ मांस का मसला और आज देशद्रोह की बात। ये सब बातों के जरिए वो भावनात्मक मुद्दों को उभार कर समाज को जो बांटना चाहते हैं, उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। और मुझे बेहद खुशी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वैचारिक रूप से मुखर लोग रहे हैं, अपनी बात करते रहे हैं। ये इन्हें नापसंद है, अपना विचार सबों पर थोपना चाहते हैं और जो उनके विचार को नहीं मानते हैं उनको देशद्रोही कहकर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। और जो कुछ भी कन्हैया जी ने अपनी बात कही है, बड़ी मजबूती के साथ कही है।
तो मुझे तो एक आगे के बारे में उम्मीद थी। ये संगमा जी का निधन हुआ। हाँ, दुखद है। उनके साथ सांसद के रूप में काम करने का मौका मिला। जब वे लोकसभा के अध्यक्ष बने उस समय भी मैं सांसद था और उनके साथ व्यक्तिगत रूप से अनेकों बार चर्चा करने का अवसर मिला। वे एक बहुत ही उदार और मिलनसार व्यक्ति थे। अध्यक्ष के रूप में भी, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी वे कामयाब अध्यक्ष थे। उनके निधन से मुझे काफ़ी दुख हुआ है और मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिलीप घोष है सर, पश्चिम बंगाल बीजेपी